हिमेश और आप देख रहे हैं मोक्षा एजुकेशन। तो ये एक वीडियो है जिसमें हम यूपीएससी के प्रीलिम्स की बात करेंगे। प्रीलिम्स की बात करेंगे। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाला प्रीलिम्स का जो पेपर था यूपीएससी का, ये 2020 के अंदर आया था। और ये जो वीडियो है ये यूपीएससी के जो सही आंसर्स जो यूपीएससी ने प्रोवाइड करे हैं उसके बेसिस पे है। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स के 9 से 10 क्वेश्चंस तक गलत हुए थे जब उन्होंने आंसर की निकाली थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो हो सकती है जिसमें आप यूपीएससी के सही आंसर जानेंगे जो यूपीएससी ने दिया था, और ये भी जानेंगे कि रियल टाइम में हम इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे। क्या नॉलेज के बेसिस पे हो सकता था? क्या उसमें गैस वर्क लगेगा? क्या एलिमिनेशन टेक्निक लगेगी? क्या जुगाड़ टाइप कुछ लग सकता है? या फिर कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, या फिर कौन से क्वेश्चन को लीव करना है? ठीक, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन, और जितना हो सकेगा इसको रियल टाइम बेसिस पे करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये एक पार्ट 1 है जिसके अंदर हम फर्स्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जिस पैटर्न में, जिस सीरियल नंबर में पेपर के अंदर क्वेश्चंस आए थे, उसी पैटर्न में, उसी सीरियल नंबर से हम इसको अटेम्प्ट करते जाएंगे और ये देखेंगे कि रियल टाइम में पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते थे। जितना क्लोज हो सकेगा उतना करेंगे। और ये पहली बात तो ये है कि जैसे कि आंसर रिलीज हो चुके हैं, तो मेरे लिए यहाँ पर बैठ के ये वीडियो बनाना थोड़ा सा आसान है, थोड़ा क्या, थोड़ा ज़्यादा ही आसान है। लेकिन रियल टाइम में फिर भी हम देखेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें ऑप्शन को पढ़ के हम सोच सकते थे, और उसको एलिमिनेट करेंगे और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, और एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आधार के ऊपर। तो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन है, आधार मेटा डेटा कैन नॉट। जैसे ये कैन नॉट आएगा आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स। अब ये एक बहुत ही ज्यादा एक ऐसी लाइन है जो कि कहीं किसी करंट अफेयर्स के मैगजीन में नहीं होगी, और मेटा डेटा कितने दिन के लिए स्टोर किया जा सकता है ये हमने नहीं पढ़ा होगा। तो इस पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे, इस वाली स्टेटमेंट पे। क्या लिखा है? आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स। ठीक है, इस 3 को भी हम अंडरलाइन कर लेंगे। फिर सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है? सेकेंड स्टेटमेंट कहती है, स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। एनी को भी, ये कीवर्ड्स हैं, इन पे ध्यान देंगे। एनी, कैन नॉट, ठीक, ओनली, मैंडेटरी, मस्ट, तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इन पे ध्यान देते हुए चलेंगे। स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉरपोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा। यानी कि जो स्टेट है वो प्राइवेट कॉरपोरेशंस के साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगी, ठीक है, ताकि वो, जिससे वो आपके आधार के डेटा को शेयर कर सके। ठीक, इसके बारे में भी आगे देखेंगे। क्या है? थर्ड ऑप्शन है, थर्ड क्या पॉइंट है? थर्ड है, आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट। अब यहां पर इन चारों में से, इन अभी तक मैंने ये 3 पढ़ा है, ये पक्का श्योर है कि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का एग्रीमेंट, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी जहां पर इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए आधार को मैंडेटरी नहीं किया गया था। तो ये हमें पता होना चाहिए। यानी कि ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। तो जैसे ही ये गलत हो गया, फिर हम किस पे जाएंगे? फिर हम एलिमिनेशन टेक्निक पे जाएंगे, और एलिमिनेशन टेक्निक से देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन हट रहे हैं। थर्ड गलत है तो सी हट गया, डी हट गया, ठीक है, ये दोनों के दोनों हट गए। अब क्या होगा? आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ध्यान से देखते हैं, आधार इज मैंडेटरी, फिर से मैंडेटरी आ गया वर्ड, फॉर गेटिंग बेनिफिट्स आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो आपको आधार देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, पीडीएस की बात करूं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, तो वो जो कहाँ से आ रहा है, सारा का सारा पैसा, बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, कंसोलिडेटेड फंड से आ रहा है, और इसके लिए आधार जरूरी हो सकता है। वी आर नॉट सो श्योर, रियल टाइम में वी आर नॉट सो श्योर। तो कौन कौन से ऑप्शन बचे हैं हमारे पास? देखो, ए बचा है और बी बचा है।
कौन सा बचा है, ए बचा है और बी बचा है, तो 1 और 4 और 2 और 4, यानी कि 4 तो करेक्ट है क्योंकि 4 दोनों में आ गया। ठीक, 1 और 4 और 2 और 4। अब हमारी बात जो बची है वो है 1 लें या 2 लें। ठीक है, तो क्या देखेंगे, आधार मेटाडेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स है, नहीं पता। स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशंस फॉर शेयरिंग आधार डेटा। अब देखो 2 वाली स्टेटमेंट में ना एक चीज आपको बिल्कुल चमकनी चाहिए, वो ये है कि अगर स्टेट ने प्राइवेट कॉर्पोरेशंस के साथ, स्टेट ने प्राइवेट कॉर्पोरेशंस के साथ डेटा शेयर कर दिया तो ये कितना बड़ा प्राइवेसी का ब्रीच हो जाएगा, कितना बड़ा प्राइवेसी का ब्रीच हो जाएगा। प्राइवेसी यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा डाउन चली जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक लॉ है कि जो स्टेट है वो स्टेट आपका प्राइवेट कॉर्पोरेशंस के साथ आपका डेटा शेयर नहीं कर सकता, यानी कि ठीक है, और इसके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता। ये एक पॉसिबिलिटी है। या फिर ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आधार मेटाडेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स। तो यहाँ पर जो वायबल ऑप्शन है दोनों में से, अब एग्जामिनर को अगर गलत ऑप्शन बनाना होगा तो यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन बनाएगा, उसके लिए आसान कौन सा है ऑप्शन गलत बनाना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देगा, अगर मान लो रियलिटी में ये x मंथ्स है और यहाँ पर उन्होंने लिख दिया x की जगह y, यानी कि अगर मान लो ये 6 मंथ्स है और ये 3 मंथ्स लिख दिया तो ज़्यादा आसान है उसके लिए। ठीक, मान लो 10 मंथ्स है 12 मंथ्स लिख दिया। ये ऑप्शन एग्जामिनर के लिए, क्वेश्चन जो पेपर सेट करते हैं उनके लिए ये ज़्यादा आसान है इस ऑप्शन को गलत बनाना। मैं यहाँ पे बिल्कुल हाइंडसाइड बायस्ड के साथ बैठा हुआ हूँ क्योंकि आई नो द आंसर और यूपीएससी आंसर रिलीज कर चुका है, बट स्टिल आपको ये देखना पड़ेगा रियल टाइम में जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे कि कौन सा बेटर है, ये हो सकता है या ये हो सकता है। लॉजिकली देखें तो इससे प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी। इसीलिए स्टेट प्राइवेट कॉर्पोरेशंस के साथ आधार का डेटा शेयर करने में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता। तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं सही होने के रादर देन इसके। क्यों? क्योंकि रीज़न क्या है, ये इजीली गलत बनाया जा सकता है और ये वाला जो ऑप्शन है, जो सेकंड है, ये कहीं ना कहीं लॉजिक पे सही बैठ रहा है अगर हम तिगड़म लगा के एग्जाम में देखें। तो इस क्वेश्चन में आपका नॉलेज भी काम आया, करंट अफेयर्स भी काम आया, आपके लॉजिक भी काम आए और आपका थोड़ा बहुत इंट्यूशन और थोड़ी बहुत जुगाड़ जो आप लगा सकते हैं, जो आप एनालिसिस कर सकते हैं, वो काम आया। ठीक, तो वी विल गो विद 2। तो यूपीएससी ने क्या आंसर दिया है, यूपीएससी ने इसका जो आंसर दिया है वो है बी, यानी कि 2 and 4 आर करेक्ट। और अगर मैं इसका आपको सही आंसर बताऊं तो ये जो 3 मंथ्स है फर्स्ट ऑप्शन में, आधार मेटाडेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर 3 मंथ्स, ये 6 मंथ्स है, 6 मंथ्स है। और ये रियल टाइम में आई एम श्योर किसी को भी नहीं पता होगा। बहुत ही क्वेश्चन पे 5th क्वेश्चन कह रहा है, इन इंडिया द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय। क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय, यानी कि ये पूछ रहा है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का जो सेपरेशन है ये कहाँ है, किसके अंदर है? क्या ये प्रीएम्बल के अंदर है, क्या ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर है, क्या ये 7th शेड्यूल के अंदर है, या फिर ये कन्वेंशनल प्रैक्टिस है? ओके, तो 7th शेड्यूल क्या कहता है? 7th शेड्यूल क्या कहता है? यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। ठीक है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सेंटर और स्टेट की यहाँ पे पावर्स हैं, कन्वेंशनल प्रैक्टिस भी। लेकिन ये क्या कह रहा है, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, 7th शेड्यूल भी नहीं है। डीपीएसपी है, डीपीएसपी है, बिल्कुल है। याद करिए आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 में क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली इसका आंसर हो जाएगा बी। यूपीएससी ने क्या आंसर दिया है, आंसर इसका दिया यूपीएससी ने बी। तो दैट वाज अ इजी क्वेश्चन, तो इसको हम अच्छे से कर सकते थे एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्या है, 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन, along with budget the finance minister also places other documents before the parliament which include the macroeconomic framework statement, which include the macroeconomic framework statement. Okay, the aforesaid document is presented because this is mandated by, वो क्या कह रहा है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है बजट जब पेश करते हैं तो उसके साथ एक मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी देते हैं। क्या देते हैं?
मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट देते हैं। तो ये कहाँ लिखा है, देना पड़ेगा आपको, मैंडेटेड है ये। अगर ये बजट के साथ ये मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये आपको देना पड़ेगा। तो ये कहाँ लिखा है, क्या ये कन्वेंशन है? देख रहे हो कन्वेंशन बहुत बार आ गया क्वेश्चन के अंदर, बार बार। ओके, दूसरा है आर्टिकल 112 एंड आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या ये 112 में लिखा है? 110 112 जो किसके लिए है, बजट के लिए, ठीक। क्या ये 113 में लिखा है? ओके, या फिर डी ऑप्शन कहता है प्रोविजन ऑफ द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। ओके, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके लिए आपको FRBM एक्ट 2003 ये आपको पता होना चाहिए। और ये FRBM एक्ट के अंदर ये साफ साफ लिखा है कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट देना पड़ेगा और आपको एक मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी किस तरीके से आपकी होगी ये भी आपको देना पड़ेगा। एक तो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट देना पड़ेगा और मीडियम टर्म पॉलिसी के बारे में भी बताना पड़ेगा, ठीक है। और मीडियम टर्म में जैसे कि क्या आ सकता है, डेट टू GDP रेशियो, टैक्स टू GDP रेशियो, ठीक है, ये सारी बातें होती हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक में मोटी मोटी बातें हम बताते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन के बारे में बताते हैं, ठीक है, सेविंग्स के बारे में बताते हैं, ठीक है, और आपकी ग्रोथ के बारे में बताते हैं। तो ये सब चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक, यानी कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो मोटे मोटे किस तौर पे काम कर रही है। तो ये किसी आर्टिकल में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है ये आर्टिकल 113 में भी नहीं है, ये कन्वेंशन भी नहीं है, बट ये कहाँ मैंशनड है, ये मैंशनड है FRBM एक्ट के अंदर। ये कहाँ मैंशनड है, ये मैंशनड है FRBM एक्ट के अंदर। तो ये एक एग्जाम टाइम में वही बच्चा कर सकता है ये वाला क्वेश्चन जिसको ये पता हो कि FRBM एक्ट के अंदर क्या प्रोविजंस हैं, ठीक। और ये क्वेश्चन एग्जाम टाइम में करने लायक था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, पॉपुलर गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट या फिर लिमिटेड गवर्नमेंट। अब देखें ये एक NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। जिसने 11th की NCERT तब वो कॉन्स्टिट्यूशन वाली पढ़ी होगी उसको पता चल जाएगा, इसके लिए कोई बहुत बड़ी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चले, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से करे, ठीक है, अपनी मनमानी ना कर सके, जो अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चले। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, इज लिमिटेड गवर्नमेंट, इज लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट क्यों, बिकॉज इट इज लिमिटेड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस विच इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट अपनी मन मर्जी कुछ नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट वही करेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से है। आपको कोई सा भी लॉ पास करने के लिए आपको लेजिस्लेचर क्या करेगी, उसको पार्लियामेंट में पास करेगी, स्टेट लेजिस्लेचर क्या करेगी, उसको स्टेट असेंबली में पास करेगी, ठीक है। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वहां पास करेगी, फिर गवर्नर साहब जो हैं वो असेंट करेंगे। और सिमिलरली सेंटर में क्या होगा, लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट। यानी कि दिस इज अ पर्टिकुलर रूल विच यू हैव टू फॉलो। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट, इज द लिमिटेड गवर्नमेंट। तो इसने यूपीएससी ने क्या आंसर दिया है, यूपी ने इसका आंसर दिया, यूपीएससी ने डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, 8th क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो 8th क्वेश्चन में है अदर देन द फंडामेंटल राइट्स which of the following parts of the constitution of India reflects the principles and provisions of universal declaration of human rights। देखें ये एकदम से अगर बच्चा सोचेगा तो कहेगा भैया मैंने तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स नहीं पढ़ा, ठीक। लेकिन अगर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स नहीं पढ़ा लेकिन आपको ये तो पता होगा, देखो ध्यान से, यूनिवर्सल है, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है और 1948 जस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की बात कर रहा है। तो यानी कि बहुत ब्रॉड होगा, इसकी डेफिनेशन कैसी होगी, बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होगी इसकी डेफिनेशन।
बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड होगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अदर देन द फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स, वो क्या कह रहा है, रिफ्लेक्ट्स, दर्शाता है, दिखाता है क्या चीज, द प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। ओके, तो हमें देखना पड़ेगा प्रियम्बल में ऐसी क्या क्या चीजें हैं, डीपीएसपी में यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो यूनिवर्सल राइट्स, ह्यूमन राइट्स से मिल सकती हैं, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या क्या है। चलें, अच्छा प्रियम्बल में आपको याद आ रहा होगा एक है ना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, यही तो है, यही तो बातें होती हैं जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। आपको जस्टिस मिले, ठीक है, आपको इक्वालिटी मिले, आपको लिबर्टी मिले, ठीक है, फ्रीडम मिले, फ्रेटर्निटी मिले, तो यही सब तो है और ये प्रियम्बल में है। इसका मतलब प्रियम्बल इज अ पार्ट, हो सकता है बिल्कुल प्रियम्बल रिफ्लेक्ट करता है आपका। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसकी बात करता है, ये वेलफेयर की बात करता है सर, वेलफेयर की बात करता है, एनवायरनमेंट को सेफगार्ड की बात करता है, ठीक है, पुअर के वेलफेयर की बात करता है। ओके, ये आपको लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात करता है, तो यही सब तो हो सकता है ह्यूमन राइट्स के अंदर। तो डीपीएसपी भी है, बिल्कुल डीपीएसपी रिफ्लेक्ट करता है। ओके, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज करता है, ये थोड़ा ट्रिकी है, आप इसको देखना। फंडामेंटल ड्यूटी में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी में है ह्यूमन राइट्स में आपको रिस्पेक्ट करनी है, डिग्निटी ऑफ द वुमेन, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, वुमेन को रिस्पेक्ट करना, कल्चरल हेरिटेज को, कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना, ठीक है, ब्रदरहुड, ये सब कीवर्ड्स कहाँ दिखते हैं, ये सारे दिखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज में। यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी कहीं ना कहीं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को कर रही हैं, रिफ्लेक्ट बिल्कुल कर रही हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए बिल्कुल सही, इसका आंसर होना चाहिए डी। और यूपीएससी ने क्या इसका आंसर दिया है, यूपीएससी ने इसका आंसर दिया है डी, ठीक है। तो यूपीएससी ने इसका क्या आंसर दिया है, डी। दोबारा देख लेते हैं, अदर देन दी फंडामेंटल राइट्स, देखो फंडामेंटल राइट्स में ह्यूमन राइट्स तो हो ही गई, जाहिर सी बात है। तो बट और क्या चीजें मतलब रिफ्लेक्ट करती है, तो हमारे प्रियम्बल में है जस्टिस, ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब है। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी है, वेलफेयर है, ठीक है, एनवायरनमेंट में है, पुअर को अपलिफ्टमेंट की बात करनी है, ये सारी चीजें हैं। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ये सारी चीजें हैं जो हमने देखा, बेसिक ब्रदरहुड, कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना, डिग्निटी ऑफ द वुमेन, ये सब क्या है, ये आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में ही हो सकता है। तो इसीलिए इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है डी। चलें आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटीज प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन्स। बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। इन इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटीज प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस, भैया फ्री लीगल सर्विस, फ्री किस किस को देना है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन, किस टाइप ऑफ सिटीजन को फ्री में आपको लीगल सर्विस मिलेगी, ठीक है। इफ यू कैन नॉट अफोर्ड अ लॉयर एंड और समथिंग, और इफ यू वांट सम लाइक एडवाइस, तो वो फ्री में आपको कहाँ से मिलेगा, तो वो किस किस को मिलेगा। पहली बात, सबसे पहले 4 ऑप्शंस हैं और ये 4 इस तरीके से किसी ने भी एग्जाम से पहले नहीं देखे होंगे, ठीक है, बहुत कम लोगों ने देखे होंगे, देखेंगे तो इसको एग्जाम टाइम में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ये हम यहाँ कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ट्रिकी है लेकिन जुगाड़ कैसे लगाए, चलिए देखें। ओके, पर्सन विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख, ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख, मेंबर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 lakhs, या फिर ऑल सीनियर सिटीजन्स, ऑल सीनियर सिटीजन्स, ठीक है। तो एक चीज यहां पर ऑप्शन में समझ में आ रही है, यहां लिखा है 1 2 3 4 2 3 एंड 1 4। जब कुछ नहीं पता तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। तो एक भी क्या एलिमिनेट कर सकते हैं हम, एक भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक भी एलिमिनेट करने का क्या तरीका होगा, एक सबसे पहले अगर हम किसी को एलिमिनेट करेंगे तो ये ओबीसी वाला कर सकते हैं, मेंबर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख,
ठीक है, या फिर ये पर्सन विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख। ये देख रहे हो, ये 1 एंड 3 कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, 1 एंड 3 आपके कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। कैसे? या तो ये ओबीसी बोल रहा है, ओबीसी हो 3 लाख से कम, या फिर पर्सन जिसकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम हो। ठीक है, दोनों में से वाइबल कौन सा लग रहा है? दोनों में से, ट्रांसजेंडर पे भी आते हैं, दोनों में से वाइबल कौन सा लग रहा है? दोनों में से वाइबल लग रहा है ये वाला। ठीक है, तो 1 एंड 3 पहली बात तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन अब हम किसके पास ज़्यादा जाने की उम्मीद है? अगर हमने एक फिक्स कर लिया है कि इन दोनों में से एक होगा, तो किसके पास हम जाएंगे? या तो ए ऑप्शन होगा या तो आपका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, ए ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, ओके, तो इसको हम हटा देते हैं। और अगर ए ऑप्शन और डी ऑप्शन होगा, तो अब आप मुझे बताएं कि ये वाला ऑप्शन 2 ज़्यादा बेटर है या फिर 4 ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर तो बचा 1 एंड 2 एंड 1 एंड 4, ये बचा। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं, ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख। ठीक है, ये वाला या फिर ऑल सीनियर सिटीजन। अब देखें, सीनियर सिटीजन वो होते हैं जो 60 से प्लस होते हैं। अब 60 से प्लस ऐसा भी तो हो सकता है करोड़पति सीनियर सिटीजन हो, करोड़पति हो भाई, बहुत पैसा हो उनके पास, और उनको फ्री लीगल एड क्यों मिलेगा? उनको फ्री लीगल एड क्यों मिलेगा? आप इसको सोच सकते हैं ना कि ऑल सीनियर सिटीजन्स, मैं मान रहा हूँ 60 साल से ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ लोग करोड़पति भी तो हैं, वो भी तो इसको हम, वो भी तो लीगल सर्विस को पे कर सकते हैं। ठीक है, वो भी तो लीगल सर्विस को पे कर सकते हैं। अगर वुमेन होता ना तो हम मान लेते हैं, लेकिन ऑल सीनियर सिटीजन्स नहीं है, ऑल सीनियर सिटीजन्स नहीं हो सकता भाई। तो 4 को हमने हटा दिया। ठीक है, 4 को हमने हटा दिया, 3 को हमने एलिमिनेट करने की कोशिश करी। तो हाइंडसाइट बायस के साथ अभी आपको लग रहा होगा कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसको आंसर पता है और ये बोल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ट्रांसजेंडर वाला मुझे ऑप्शन ज्यादा वायबल लग रहा है, ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर वी विल गो विद ए, वी विल गो विद ए। तो ये पेपर में बिल्कुल मैं मानता हूं कि ये मुश्किल हो सकता था, लेकिन आपने सोचना इस तरीके से है। ठीक है, इस वीडियो का मेन मोटिव क्या है? इस वीडियो का मेन मोटिव है कि आपको ये बताना कि पेपर में किस तरीके से सोचना है, जुगाड़ तिगड़म सब लगा के देख लेना है, और जो भी बेस्ट ऑप्शन लगे ना वो आपको लगाना है। मैं मान रहा हूँ पेपर में कंफ्यूजन होगा, बट आप तसल्ली से अगर कोशिश करेंगे तो चीजें निकाली जा सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ओके, ये एक जिसने बहुत अच्छे से रटा होगा उसको आता होगा ये। ठीक है, अल्मा अट्टा डिक्लेरेशन, अल्मा अट्टा डिक्लेरेशन, फिर है हेग कन्वेंशन, फिर है तालानोआ डायलॉग, और फिर है अंडर टू कोalition। ओके, ये कह रहा है अल्मा अट्टा डिक्लेरेशन हेल्थ केयर ऑफ पीपल के लिए है, हेग कन्वेंशन बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स के लिए, तालानोआ डायलॉग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए, और अंडर टू कोalition चाइल्ड राइट्स के लिए। ठीक है, तो इसमें से क्या चीज आपको लग रही है कि कौन सी चीज सही है? देखें, तालानोआ डायलॉग वाज इन न्यूज, तालानोआ डायलॉग वाज इन न्यूज। तालानोआ डायलॉग किसके लिए भैया? कि हर एक देश अपने INDCs पूरे करे, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। INDCs किस में हुआ था? पेरिस एग्रीमेंट में हुआ था ना, पेरिस एग्रीमेंट में हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था? 2015 में। तो तालानोआ डायलॉग हुआ कि हर एक देश अपने INDCs पूरे करने के लिए काम करेगा। तो INDCs किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। INDCs किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे करेंगे? INDCs किससे रिलेटेड है? ये तालानोआ डायलॉग से रिलेटेड है। ओके, अंडर टू कोalition, अंडर टू कोalition चाइल्ड राइट से रिलेटेड है। ओके, पहले तो ये देखते हैं कि अगर थर्ड सही है तो ऑप्शंस किस तरीके से गिवन है। ऑप्शंस गिवन है 1 3 2 3 4। ओके, डी और एक है ओनली 4 या फिर है 1 2। ऑप्शंस बड़े अच्छे इन्होंने दिए हैं, मतलब ऑप्शन से भी काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो ये वाला पहले की तरह हम ऑप्शन से थोड़ा करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो इसमें हम ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हम यहाँ जाएं सी और डी की तरफ, क्योंकि हमने एक मार्क कर लिया है। वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, सी या डी में से एक हो सकता है। ठीक, ओके, अब अल्मा अट्टा डिक्लेरेशन है हेल्थ केयर ऑफ पीपल,
या फिर अंडर टू कोएलिशन है चाइल्ड राइट्स। देखें इसमें से अगर आपको एक भी पता होगा ना आंसर आ जाएगा। कैसे? अल्मा अट्टा जो डिक्लेरेशन है ना, जो आपका अल्मा अट्टा डिक्लेरेशन है वो आपका है प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए। किसके लिए? WHO की ये डिक्लेरेशन है कि आपको हेल्थ केयर मिलेगा, ठीक है, ये आपको हेल्थ केयर मिलेगा। तो ये चीज़ अगर जिसने बहुत ही अव्वल दर्जे का रटा होगा उसको ही पता होगा, और जैसे ही उसको पता होगा आंसर आ जाएगा 1 और 3। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन वाकई में ही, ये वाला क्वेश्चन वाकई में ही आपकी नॉलेज चेक करता है और आपने करंट अफेयर्स, ठीक है, कितने अच्छे से पढ़ा है ये भी आपको डिसाइड करता है। तो ये एक वन ऑफ द फैंटास्टिक क्वेश्चन था, वन ऑफ द फैंटास्टिक क्वेश्चन था, और जिसने अच्छे से चीज़ें पढ़ी होंगी, बहुत वास्ट लेवल पे चीज़ें पढ़ी होंगी, उसने ये क्वेश्चन कर दिया होगा। तो ओके, और वैसे हम जानने के लिए जान लेते हैं कि अंडर टू कोएलिशन जो है वो आपका नेट जीरो एमिशन है, नेट जीरो एमिशन है। कब तक करना है नेट जीरो एमिशन? 2050 तक नेट जीरो एमिशन कब तक करना है। और जो आपकी हेग कन्वेंशन है, जो सेकंड ऑप्शन है, वो आपकी है प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज ड्यूरिंग वॉर एंड पीस। अब सपोज यूक्रेन की, सपोज क्या हो जाए, यहाँ देखेंगे यूक्रेन वर्सेस रशिया चल रहा है। अब ये हेग कन्वेंशन कहता है, यूनेस्को की है हेग कन्वेंशन, यूनेस्को की है कि अगर लड़ाई हो रही है ना तो लेकिन जो आपके कल्चरल हेरिटेज है आप उनको डिस्ट्रॉय नहीं करोगे। तो हेग कन्वेंशन कहती है कि अगर आपके दो देशों में लड़ाई हो रही है तो आप उनके कल्चरल हेरिटेज, जो उनकी बिल्डिंग है, जो उनके टेम्पल्स हैं, जो उनकी मॉस्क हैं, या फिर जो उनकी प्रेयर्स हैं, या फिर जो उनके और एथनिसिटी के जो बहुत ही अच्छे अच्छे हेरिटेज हैं, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं करोगे। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? हेग कन्वेंशन के लिए क्या है? बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स। तो ये गलत है। ठीक, ये जानने के लिए मैंने बता दिया, लेकिन आप एग्जाम में रियल टाइम में किस तरीके से करेंगे वो आपने यहाँ पर देखा। ठीक, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था और बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता इंडिया के अंदर कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। नहीं, जो बनाते हैं गठबंधन होती है उसी को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाई इट। बिल्कुल ही अच्छा लग रहा है देखने में। थर्ड ऑप्शन है द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। यार ये वाला रिकॉल का तो ऑप्शन ही नहीं है इंडिया के अंदर, सी भी हटा दो। द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ अ सिक्स टर्म। ये भी गलत है भैया, डिसॉल्व हो जाती है लोकसभा, असेंबली, स्टेट की असेंबली, सब डिसॉल्व हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि कैन नॉट बी रिमूव्ड, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हो सकता है भाई, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, बहुत सारी चीजें। तो इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है? इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर हो सकता है गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो आंसर इज बी। यूपीएससी ने क्या आंसर दिया इसका? यूपीएससी ने इसका आंसर दिया बी। ठीक है, कि गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, बिल्कुल, और एंड इट कैन बी रिमूव बाय इट। कैसे रिमूव करेगा? नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट? वेलफेयर स्टेट की अभी जैसे मैंने ऊपर का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 वाली चीज में कि वेलफेयर स्टेट कहाँ देखने को मिलता है? फंडामेंटल राइट्स में नहीं दिखता है, प्रीएम्बल्स में नहीं दिखता है, 7 शेड्यूल में नहीं दिखता है, लेकिन बेसिकली जो एसेंस है ना वेलफेयर स्टेट का है, इनमें भी है, प्रीएम्बल में है, ठीक है, ऐसा ये इन सब में। लेकिन डिक्लेयर्स द आइडिया, डिक्लेयर्स उसने बोला बताया है, तो वो स्पेशली किसने बताया? वो बताया डीपीएसपी ने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये वाला यूपीएससी 50 बार पूछ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और ये रिपीट हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूँ पीवाईक्यू वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट वाज इजी क्वेश्चन। इफ समवन हैज डन पीवाईक्यू देन द कैंडिडेट must have attempted this in the question and found it right. आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे और एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। ध्यान से पढ़ें इस क्वेश्चन को।
क्या कह रहा है क्वेश्चन? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन करा है बेसिक स्ट्रक्चर को, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन करा बेसिक स्ट्रक्चर को इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। यार कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन ही नहीं करा है, तो ये गलत हो गया। किसने करा है? ये जुडिशरी है, जुडिशरी है। किसने बताया था? सुप्रीम कोर्ट ने बताया था केशव नंदा भारती केस में। कब आया था केशव नंदा भारती केस? 1973 में, कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है किसी भी पार्ट के कॉन्स्टिट्यूशन के, बशर्ते बेसिक स्ट्रक्चर उसका ना खराब हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने नहीं बताया, इट्स जुडिशरी विच डिफाइंस फ्रॉम टाइम टू टाइम की व्हाट एंटेल्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1 तो गलत हो गया, ठीक, 1 गलत हो गया, तो ए हट गया, सी हट गया। ओके, सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। फिर से, क्या संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड करा है? टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। जरा सोचिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है कि जुडिशियल रिव्यू होगा? एक आर्टिकल 13 है जहां पर जुडिशरी, जहां पर ये लिखा है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध होगा वो नल एंड वॉइड हो जाएगा लॉ, ठीक है। और यहाँ पर ये भी लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ नहीं है, ठीक है। यहाँ से ये कहीं ना कहीं इन्फर किया जा सकता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। ये देखता है कोर्ट कि वो फंडामेंटल राइट को कोई लॉ इन्फ्रिंज कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड नहीं करा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड नहीं करा है, ध्यान से पढ़िए सर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड नहीं करा है, इट्स जुडिशरी जो अपने हिसाब से देख लेती है एक्ट को कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जुडिशियल रिव्यू एक अलग चीज है। क्या संविधान ने प्रोवाइड करा है? नहीं, संविधान ने प्रोवाइड नहीं करा, संविधान ने प्रोवाइड नहीं करा है। तो एक बहुत ही एक अच्छा ट्रिकी था। और इसका आंसर क्या है? यूपीएससी ने इसका क्या आंसर दिया है? यूपीएससी ने इसका आंसर दिया है डी। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये गलत हुआ था और गलत होने की वजह उन्होंने बी आंसर दे दिया था कि 13 को इन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन मान ली थी। लेकिन हाइंडसाइड बायस्ड के साथ यहाँ बैठ के मैं आंसर बता रहा हूँ जो यूपीएससी ने दिया है, लेकिन उसका लॉजिक ये है कि जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड नहीं किया है, वो जुडिशरी ने अपना निकाल लिया है कहीं से कुछ लगा के, ठीक, 13 से या फिर और किसी आर्टिकल से। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई से भी आर्टिकल में नहीं लिखा है कि जुडिशियल रिव्यू इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन्ड है। तो 13 का क्या हो गया? 13 का हो गया डी। होप ये आपको पता होगा, बस इसको इन्फर अच्छे से करना है पेपर में। और बार बार आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, ये सब यूपीएससी खेल रही है। और जनरली जब भी ऐसा आता है ना कॉन्स्टिट्यूशन तो गलत ही होता है, ठीक। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट थोड़ी सी आंखें खोल लें क्योंकि यूपीएससी इस तरीके के ऑप्शन गलत बना रहा है, जानबूझ के आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है। ओके, 14th बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है? वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म इज। वेरी गुड। एक कॉमन एग्रीमेंट जो गांधीज्म और मार्क्सिज्म में है वो क्या है? देखें, गांधीज्म का क्या हो सकता है? ओके, फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, बिल्कुल अच्छा लग रहा है पढ़ने में। आगे पढ़ते हैं। क्लास स्ट्रगल, ये तो मार्क्स की बात है, क्लास स्ट्रगल इज मार्क्स की बात। गांधी जी कभी नहीं कहेंगे क्लास स्ट्रगल एंड ऑल, वो तो अहिंसा की बात करते थे और क्लास की बात नहीं करते थे, वो एकजुटता एक राष्ट्र की बात करते थे। तो बी नहीं हो सकता, ये सिर्फ मार्क्स का है। एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, बिल्कुल ये मार्क्स का है। अभी अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी गांधी जी ने कहा, ज़्यादा नहीं इस पे दिया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटा दो, ठीक। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म क्या है? बेसिकली इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है कि हर चीज़ जो सोसाइटी में हो रही है उसका जो बेसिस है वो इकोनॉमिक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कूल बन रहे हैं, मैरिज हो रही है, और अगर कहीं पे फैमिली है, ठीक है, और कहीं पे आपका टेम्पल है, रिलीजन है, ये सारे किससे डिफाइन होते हैं? ये सारे इकोनॉमी से, ये आपके इकोनॉमी से डिसाइड होते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, ये भी मार्क्स का है। लेकिन एक चीज है, गांधी जी किसकी बात करते हैं? अगर गांधी जी बात करते हैं राम राज्य की, गांधी जी बात करते हैं राम राज्य की,
मार्क्स किसकी बात करता है? मार्क्स किसकी बात करता है? मार्क्स बात करता है कम्युनिज्म की। कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म है कि बेसिकली जहां पे पर्टिकुलर स्टेट का कुछ ना हो और सारे लोग खुद उस देश को मिलके चलाएं और जिसको जितनी ज़रूरत हो उसको उतने रिसोर्सेज मिल जाएं और उसके हिसाब से चले। और राम राज्य में भी ऐसा है कि ज़्यादा मतलब कोई क्राइम ना हो, ठीक, सबसे समन्वय, सोसाइटी में इंटीग्रिटी बनी रहे और स्टेट का ज़्यादा कंट्रोल ना हो। राम राज्य में स्टेट कंट्रोल की नाम की चीज़ ही नहीं हो सकती। तो आंसर इसका, बेस्ट आंसर पॉसिबल इसका है ए, द फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी। दोनों ही यही सोचते हैं, ठीक। तो आंसर इसका क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए। जो यूपीएससी ने क्या आंसर दिया है? इसका आंसर दिया है ए। ओके, ये किया जा सकता था। आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15th क्वेश्चन कह रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक एप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। दोबारा देखेंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक एप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। सारे ऑप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। एक ऐसी एजेंसी है जो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बढ़ाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म। एक ऐसी एजेंसी जो फेडरलिज्म को बढ़ाए। आगे देखते हैं। एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखे और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाए। या फिर एन एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ये हमें अच्छा लगा। ये हमें क्यों अच्छा लगा भाई? ये हमें इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये चीज़ हमें पता है कि ब्यूरोक्रेसी का क्या काम है। ब्यूरोक्रेसी का काम है एग्जीक्यूटिव का, यानी कि जो भी लॉ बन गया, जो भी पॉलिसी लॉ बन गया, वो उसको एग्जीक्यूट करेगी। यही काम है ब्यूरोक्रेसी का। यही आंसर होना चाहिए। यूपीएससी ने क्या आंसर दिया है? आंसर दिया है डी। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बढ़ाए, फेडरलिज्म को करे, ये भी है, ठीक है, लेकिन ये भी करती है, लेकिन वो कह रहा है एप्रोप्रिएट। ज्यादा एप्रोप्रिएट कौन सा? एप्रोप्रिएट वही है जो पब्लिक पॉलिसी को एग्जीक्यूट करे। फिर आगे की कहानी होती रहे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट डी इज द आंसर, यूपीएससी ने बोला है। और एन एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पब्लिक पॉलिसी, यानी कि एग्जीक्यूटिव का काम करती है ब्यूरोक्रेसी। इसको हम अच्छे से समझ जाएं। आगे बढ़ें। 16th क्वेश्चन है, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है। द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? बिल्कुल है। क्या इसका लीगल इफेक्ट है? लीगल इफेक्ट नहीं है। तो ये बिल्कुल बात तो सही कह रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। सारे ऑप्शन पढ़ने जरूरी है। नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज नो लीगल इफेक्ट ईदर। पहली बात तो ये यही गलत हो गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। दिस इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, ठीक है। तो ये बी गलत हो गया भाई। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। नहीं भाई, लीगल इफेक्ट की हम बात नहीं कर सकते। आप इसको बैकिंग नहीं दे सकते, ठीक है। अगर होगा भी तो वो पर्टिकुलर पार्ट का अलग होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सेम लीगल इफेक्ट उसका प्रीएम्बल का भी हो। तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक। लेकिन डी ऑप्शन क्या कह रहा है? डी ऑप्शन कह रहा है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। ये ज्यादा साइन लग, देखो पार्ट है, बिल्कुल है, बट हैज नो लीगल इफेक्ट है इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। देखो जस्टिस की बात हो रही है प्रीएम्बल में, जस्टिस की बात हो रही है। अब जस्टिस कहां पर है? फंडामेंटल राइट्स के अंदर है, ठीक है। इक्वालिटी की बात हो रही है प्रीएम्बल में, इक्वालिटी कहां है? फंडामेंटल राइट्स के अंदर है, ठीक है। इंटीग्रिटी की बात हो रही है, ठीक है। यूनिटी ऑफ नेशन की बात हो रही है। तो ये कहाँ है? ये फंडामेंटल ड्यूटीज में है, ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें आपको मोटा मोटा अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलता है, बार 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 बार। इंडिपेंडेंटली इसका कोई नहीं है। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स के साथ प्रीएम्बल को जोड़ दिया जाए तो लीगल इफेक्ट है। अगर फंडामेंटल राइट का और चीजों के साथ, पार्ट्स के साथ जोड़ दिया जाए तो लीगल इफेक्ट है। तो इसीलिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? बेस्ट ऑप्शन ये हो सकता है। ए और डी में से हम कौन सा चुनेंगे? हम चुनेंगे डी। और यूपीएससी ने क्या आंसर दिया इसका? बिल्कुल सही, यूपीएससी ने इसका आंसर दिया डी। एक अच्छा क्वेश्चन था ए और डी में कंफ्यूज करने के लिए। तो पेपर में ध्यान से पढ़िए और आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक।
10-12 बार बिल्कुल तरीके से तसल्ली से पढ़िए, सोच सोच के करिए, हो जाता है। चलिए 17th क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ये क्वेश्चन। गोल्ड ट्रेंच, रिजर्व ट्रेंच, ये सबको पता है, ये वर्ल्ड बैंक का नहीं है, ये सेंट्रल बैंक का ऐसा कुछ नहीं है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है। अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय IMF टू इट्स मेंबर्स, हमें भी पता है, हम गोल्ड जमा कराते हैं, वहाँ पे हमें क्रेडिट सिस्टम मिलता है जो कि रिजर्व ट्रेंच या फिर गोल्ड ट्रेंच के नाम पे होता है। ठीक, तो डी इज द आंसर। ये बहुत ही ज़्यादा इजी था और ये काफ़ी सारे बच्चों को एकदम आ गया होगा, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट उन्होंने ये मार दिया होगा और हमने भी ये मार दिया है। चलें आगे बढ़ें। 18th क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। पार्ट 4 क्या है भाई? पार्ट 4 है सबसे पहले DPSP, यही पता होना चाहिए। सबसे पहले पार्ट 4 क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन में नहीं लिखा, क्वेश्चन में पार्ट 4 लिखा है, तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा पार्ट 4 क्या है। DPSP है, ठीक है। पार्ट 4 क्या है आपका? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, 18th क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच of the following statement is correct. With reference to the provisions contained in part 4 of the constitution of India which of the following statement is correct। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा पार्ट 4 कौन सा है। पार्ट 4 कौन सा? पार्ट 4 है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पार्ट 4 है। क्वेश्चन में नहीं दिया, ये आपको खुद पता होना चाहिए। ठीक, पार्ट 4 कौन सा है? ओके, अब DPSP के बारे में पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन है दे शेल बी एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। सॉरी, नॉन जस्टिसेबल होते हैं। DPSP कैसे होते हैं? नॉन जस्टिसेबल होते हैं, कोर्ट्स में एनफोर्सेबल नहीं होते। तो एक तो वैसे ही कट गया, एक ए हट गया, वन ऑप्शन जहाँ जाए उसको हटा दो भैया तुरंत। ओके, क्या बचा? बी बचा, 2 ओनली बचा, 2 3 ओनली बचा, तो यानी कि 2 सही होगा ही होगा। दे शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, बिल्कुल सही, बढ़िया बात। तो ये हमारा सही हो गया, 2 सही है। थर्ड देखते हैं, द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट, बिल्कुल सही है। द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस मेकिंग द लॉज ऑफ द स्टेट, यही तो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डायरेक्टिव्स हैं। स्टेट अपनी पॉलिसी किस तरीके से बनाएगा उसके लिए कुछ डायरेक्टिव्स हैं संविधान के अंदर, और वो पार्ट 4 DPSP के अंदर है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो गया? इसका एप्रोप्रिएट आंसर हो गया है D 2 3, और UPSC ने इसका क्या आंसर दिया है? बिल्कुल सही, UPSC ने इसका आंसर दिया है D। चलें आगे बढ़ें। ओके, आगे बढ़ते हैं, 19th क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वाली वीडियो का, ध्यान से देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर से आ गया अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ऐसी चीज़ को देख के थोड़ा सा शक की निगाहों से देखा करिए, क्योंकि वो बता रहा है क्या संविधान के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ है। ओके, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन स्टेट फॉर 6 months even if he is not a member of state, even if he is not the member of legislature of the state। okay, 6 महीने वाली बात तो सही है, लेकिन वो क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट, अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर। अब भैया हमें एक बात बताइए कि वोटिंग की एज क्या है? 18 साल। ओके, और लेजिस्लेचर का मेंबर बनने के लिए एज क्या है? 25 साल। 18 साल और 25 साल, ये एलिजिबल है। क्या ये मेंबर लेजिस्लेचर का बनाया जा सकता है? 18 साल वाला नहीं बनाया जा सकता सर। 21 साल वाला बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। वोट डाल सकता है? वोट डाल सकता है। सिमिलरली 22 वाला वोट डाल सकता है, 23 वाला वोट डाल सकता है, 24 वाला वोट डाल सकता है, लेकिन उसको नहीं बनाया जा सकता जब तक वो 25 साल का ना हो जाए सर। तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर, नहीं सर, जो एलिजिबल है प्लस 25 साल होना चाहिए, और ये संविधान में कहाँ लिखा है? ये चीज आप देखेंगे। ठीक, तो ये एक गलत स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत है। ओके, अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, सेकंड ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द, तो ओके फर्स्ट गलत हो गया, तो ये हट गया। ओके, सी हट गया। आगे देखते हैं,
According to the Representation of the People Act 1951, a person convicted of a criminal offence and sentenced to imprisonment for 5 years, अगर 5 साल की सजा हो जाए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या लिखा है, अगर 5 साल की सजा हो जाए तो उसको परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर देंगे, इज परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग एन इलेक्शन इवन आफ्टर इज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन। 5 साल की सजा हो गई, जब वो जेल से छूटे तो उसको परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दिया। हमारे देश में ना अगर 2 साल की सजा हो जाए तो वो 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ये आरपीए में लिखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में लिखा है। क्या परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर देंगे? परमानेंटली डिस्क्वालीफाई तो नहीं करेंगे। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। तो आंसर इसका क्या हो गया? आंसर इसका डी हो गया, और आंसर इसका डी हो गया, और यूपीएससी ने क्या आंसर दिया इसका? डी। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, इसको आप अच्छे से ध्यान से करेंगे और पेपर में इसी तरीके से सोचेंगे क्या है क्या नहीं है, कहीं कुछ सुना सुना है, ठीक है, ओके, इस तरीके से चीज़ें। आगे देखें 20th देखते हैं। 20th क्या कह रहा है? 20th कह रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही शी थिंक्स फिट। बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट जहां चाहेगा वहां सेशन बुला लेगा। बिल्कुल सही है भाई, प्रेसिडेंट जहां चाहेगा वहां बुला लेगा, पार्क में भी बुला लेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provides for 3 sessions of the parliament in a year but it is not mandatory to conduct all 3 sessions। फिर से आ गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, बहुत ही ज़्यादा यूपीएससी ने मन बना लिया है कि वो इस तरीके की क्वेश्चंस में बच्चों के साथ खेलेगा। बोल रहा है 3 सेशंस होने चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। उन्होंने ये बोलना ये बोला है कि बस हर 6 महीने में एक सेशन हो जाए, 3 सेशंस की तो कोई बात ही नहीं करी। तो ये गलत है। लक्ष्मीकांत बिल्कुल पढ़िएगा, लक्ष्मीकांत बिल्कुल पढ़िएगा। ये लिखा है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने का गैप, 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल 3 सेशन वाली बात कतई झूठ है। इंडिया में 3 सेशंस होते हैं, विंटर, मानसून एंड ऑल, लेकिन ये सब नहीं है, ये 3 सेशन वाली बात नहीं है। ओके, थर्ड क्या है? देर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। वो कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ डेज नहीं है, ठीक है, जितने मर्जी दिन वो मिनिमम मिल सकते हैं। बिल्कुल संविधान में लिखा है कि 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन डेज की बात नहीं करी है। तो ये ऑप्शन कैसा है? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? आंसर हो जाए 1 और 3। अगर 2 गलत था तो डी हटा दिया, डी हटा दिया, 1 और 3 ए बचा, यानी कि ए बचा और सी बचा, 1 ओनली एंड 1 और 3 ओनली। तो 1 तो ठीक ही है, 1 ठीक है। 3 देखेंगे, देयर इज नो मिनिमम डेज, मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन ए ईयर। बिल्कुल सही, मिनिमम नंबर ऑफ डेज कहीं पे भी नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक। तो आंसर इसका क्या हो गया? सी। यूपीएससी ने क्या आंसर दिया है? सी। तो ये थे 20 क्वेश्चंस, तो ये थे 20 क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी की आंसर की के अकॉर्डिंग थे, ठीक है। और ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पुरानी वीडियोस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने बनाई हुई है, ओल्ड वीडियोस बनाई हुई है जहाँ पे आंसर्स गलत हैं। ये यूपीएससी की आंसर की के बाद वीडियो बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, मस्ट, ठीक। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर मेरे से कुछ बोलने में गलती हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं। और ये पार्ट 1 था। इफ़ यू लाइक इट देन डेफिनेटली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। और अगर आपको ये अच्छा लगा फिर से आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसका मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा जहाँ पर हम 21 से लेके 40 क्वेश्चन तक फिर से 20 सवाल हम डिस्कस करेंगे इसी तरीके से कि किस तरीके से एग्ज़ाम टाइम में रियल टाइम में हम जुगाड़ लगा के, नॉलेज लगा के, थोड़ा सा इंट्यूशन एंड ऑल लगा के पेपर को सॉल्व कर सकते। चलिए, जय हिंद, जय भारत।